तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ने से। क्या है क्वेश्चन कि सुशासन से आप क्या समझते हैं और बिहार में इसके क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा कीजिए। ये बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है। ओके, तो आज हम लोग किस पर बात करेंगे, स्पष्ट हो गया होगा सभी लोगों को। आज हम बात करेंगे कि मेंस की तैयारी कैसे की जाती है बीपीएससी के लिए। पहले उसका मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। ओके, उसके बाद से बताऊंगा पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन किस तरह के लिखे जाते हैं और लाइव क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि क्वेश्चन किस प्रकार से लिखे जाते हैं। और क्वेश्चंस मैं आंसर उन लोगों के लेके आया हूँ जो दो तीन बार जिन्होंने मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है। ओके, तो मैं आपको दिखाऊँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताता हूँ, कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है। कई सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है और कैसे क्या पैटर्न है। सबसे पहले बात करते हैं जो लोग तैयारी करते हैं उन पर। देखो, दो तरह के लोग तैयारी करते हैं। अगर हम बिल्कुल लो लेवल से बात करते हैं, चलिए, एक होते हैं जो बस तैयारी करते हैं, समझ रहे हो ना। एक होता है लंबी रेस का घोड़ा, जो इसलिए तैयारी करते हैं ताकि वो किसी भी स्थिति में एग्ज़ाम को निकाल सकें। सबसे पहली बात तो आप खुद को देखो कि आप किस कैटेगरी में आते हो। किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने का मतलब ये होता है कि सिर्फ इस 2 महीने बाद के पीटी की तैयारी नहीं करना, इस तरह से करना कि पीटी जब पास हो जाए तो मेंस के लिए हमें सोचना ना पड़े। तैयारी उसी को कहते हैं। अगर आपने यूपीएससी का सीरियसली तैयारी किया होगा तो यूपीएससी में क्या होता है कि मेंस की तैयारी होती है 8 से 9 महीने करीब में, और 3 से 4 महीने होती है पीटी की तैयारी, तभी जाके निकलता है। बीपीएससी के केस में भी यही चीज़ है, क्योंकि पैटर्न बदला है। 67वीं बीपीएससी जो आया था उसका अगर आप क्वेश्चन एनालिसिस जाके देखोगे मेरे चैनल पर, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि पैटर्न कितना बदल गया है। इस साल ऐसे 20 से 25 क्वेश्चन थे जो बीपीएससी में जनरली नहीं पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर आप लंबी रेस के घोड़े हो, है ना, जो निकालना ही निकालना चाहता, तो सबसे पहले बेसिक्स से शुरू करो। बेसिक्स कहाँ पर मिलती है आपको? तो NCERT। क्योंकि देखो, बिहार स्पेसिफिक पढ़ के आप पीटी पास कर सकते हो, लेकिन समझ नहीं बनेगी तो मेंस पास करने में दिक्कत हो सकती है आपको, है ना। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट की NCERT जरूर पढ़नी चाहिए बीपीएससी के लिए। ज्योग्राफी हो गया और हिस्ट्री, है ना। और इन 2 सब्जेक्ट्स के मिनिमम आप NCERT जरूर पढ़ो। बाकी शुरू करते हैं मेंस की तैयारी के लिए सिलेबस। और कुछ चैनल से बच के रहना। देखो, यूट्यूब पर हो क्या गया है ना, जैसे मैंने देखा है, मेरे व्यूअर्स उन चैनल्स को देखते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। जैसे प्री से ठीक पहले क्या बनाएंगे, 1 महीने पहले, कि 60 टॉपिक पढ़ के जाएं और आपका प्री पास। इस 10 टॉपिक से पढ़ के जाएं, आपका मेंस पास। ऐसे नहीं होता है। ऐसे अगर होता तो हर कोई बीपीएससी यूपीएससी निकाल के बैठा होता। इस तरह की चीज़ों से बचना, है ना। वो अपने व्यूज़ बनाने के लिए बच्चों को भ्रमित करने के भी नहीं सोचते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेंस में कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं बीपीएससी का। बिल्कुल मेंस से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। प्री में कितने होते हैं? प्री में 1 ही पेपर होता है 150 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का। उसमें आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है प्री में, इसलिए 150 क्वेश्चन सब करके आते हैं। इसमें 150 में करीब में 70 से 75 मार्क्स जो होते हैं, 70-75 के आसपास, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाते हैं अभी तक बिहार में। अगली बार एग्जाम में क्या होगा किसी को नहीं पता। वैसे पैटर्न जो है बीपीएससी का उसके हिसाब से है कि 70-75 के क्वेश्चन करीब में प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। तो आपके 70 से 75 क्वेश्चन में अगर गलत हो रहा है तो आपकी तैयारी बिल्कुल भी सही दिशा में नहीं जा रही है। इससे कम नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर से पूछा, रटाया क्वेश्चन पूछा, उसमें भी अगर आपकी गलती हो रही है तो आपके बहुत स्थिति खराब है, आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ओके, अब चलते हैं मेंस पर। मेंस में 4 पेपर होते हैं। एक होता है जनरल हिंदी, जो 100 नंबर का होता है, और इसमें इसका अंक नहीं जोड़ा जाता। इसे मात्र आपको 30% नंबर लाने होते हैं, यानी कि आपको 30 नंबर मात्र लाना होता है। ओके, जिसका मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि पेपर बहुत ही आसान आता है। जनरल हिंदी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आमतौर पर जो लोग अच्छे से तैयारी करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। कई सारे लोग पीटी पास करने के बाद सोचते हैं कि अब मेंस के लिए क्या करें, और कई सारे लोग तो मेंस को छोड़ भी देते हैं। दूसरा पेपर होता है GS 1 का, जनरल स्टडीज 1 का। ये 300 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का होता है? 300 नंबर का होता है। और GS 2 भी 300 नंबर का होता है, और GS ऑप्शनल पेपर भी 300 नंबर का होता है। तो हमारा मेंस का पेपर कितने नंबर का हो गया? 900 मार्क्स का मेंस का पेपर होता है। ओके, अब देखते हैं GS 1 में क्या क्या आता है। मैं बताता हूँ आपको, आप नोट कर सकते हो। GS 1 में आता है मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर।
उसके बाद से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र जो होता है, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के जो मुद्दे होते हैं, जैसे अभी G7 चल रहा है या G20 होता है या ब्रिक्स पूछा था एक बार, है ना, इसी तरह से जो टॉपिक्स होते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र से, वो भी GS1 में ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक और बड़ा ही पेपर ऐड किया हुआ है, वो है सांख्यिकी का पेपर ऐड किया हुआ है इसमें, यानी कि स्टैट का भी GS1 में ही ऐड किया हुआ है। ओके, तो GS1 में कौन कौन सा हो गया? हिस्ट्री का सेक्शन हो गया, जिसमें हिस्ट्री से सेक्शन से पूछे जाते हैं, मौर्य वगैरह से भी पूछा जा सकता है आपको। ओके, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र हो गया, नेशनल और इंटरनेशनल घटना चक्र हो गया। उसके अलावा क्या हो गया? स्टैट का पोर्शन हो गया। तो ये हो गया GS1 मेंस का। क्वेश्चंस पर हम लोग अंत में चलेंगे, आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं कि कैसे लिखा जाता है, नए तरीके का क्वेश्चन, नए तरीके से कैसे लिखते हैं। वो पुराने तरीका था पैराग्राफ में लिखना, पैराग्राफ में अब कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखता है जिसको पास करना होता है। GS2 पर चलते हैं। GS2 में पॉलिटी होता है, जिसका आपको पढ़ना है। पॉलिटी का NCERT भी आप पढ़ सकते हो। NCERT सबसे पहली बात लोग पूछते हैं कहाँ से कहाँ तक पढ़ें, तो 7 से 12 तक का पढ़ने की कोशिश कीजिए। 7 से 12, अगर बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स से जाना तो 6 to 12 बोलते हैं लोग, वैसे 7 से भी पढ़ने पर काम चल जाता है अपना। ओके, UPSC के भी क्वेश्चन NCERT से मैक्सिमम पूछे जाते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा कभी किसी दिन, UPSC के लिए हम लोग स्ट्रेटजी प्लानिंग वाली वीडियो बनाएंगे उसमें। उसके अलावा GS2 में पहला क्या हो गया? पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, उसके अलावा साइंस टेक, ये 4 मूल सब्जेक्ट होते हैं इसमें। कौन कौन सा मैंने बोला? पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस टेक का जो सब्जेक्ट होता है, इनसे जुड़े हुए चीज़ें GS2 में जनरली होती हैं। ओके, तो कितने नंबर का हो गया ये भी 300 नंबर का हो गया। GS1 भी हमने देख लिया, जनरल हिंदी भी देख लिया। अब ऑप्शनल वाले पेपर पर चलते हैं। ये भी 300 मार्क्स का होता है ऑप्शनल का पेपर, और इसमें आपका अपना ऑप्शनल कोई हो सकता है, जैसे मेरा हिस्ट्री है, आपका पॉलिटी IR हो सकता है ना, आपका ज्योग्राफी हो सकता है, कोई सा भी एक ऑप्शनल हो सकता है आपका। 900 नंबर में से आपको लाने होते हैं पास करने के लिए। 150 नंबर जो GS PT में होता है उसका कोई मायने नहीं रहता, वो बस आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है उसका। चलते हैं, आप देखते हैं कि कट ऑफ कितना गया था, कि 900 से कितने लाने होते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी को मेंस पास करने के लिए 447 नंबर मिनिमम लाने पड़े, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से जो सबसे लास्ट लड़का पास हुआ होगा उसका 447 नंबर होगा मेंस में। और वो मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद उसको 532 नंबर अगर मिनिमम मिले होंगे तब जाकर उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया होगा, है ना। इसी तरह से अनरिजर्व फीमेल का 438 नंबर है और इसका 515 नंबर पर मेरिट बन गया था। EWS का 425 नंबर है और 530 नंबर पर इसका मेरिट बना था EWS का। EWS फीमेल का है 401, और अगर SC की बात करें तो 397 नंबर पर SC का कट ऑफ बना था, और ओवरऑल इनका बना था मेरिट 507 नंबर पर। तो यहाँ पर एक चीज़ गौर कर सकते हो आप कि मेरिट में बहुत कम का अंतर है ना। मेंस में थोड़े बहुत अंतर हैं भी कहीं कहीं पर 30-40 नंबर का, लेकिन मेरिट में, मेरिट लिस्ट में आने के लिए बहुत कम नंबरों का अंतर है। कैटेगरी वाइज में भी, मतलब रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व सब में मैं बात कर रहा हूँ। SC फीमेल का कट ऑफ बना था 385 पर मेंस का, और 482 नंबर पर इनका सिलेक्शन हो गया था। ST की अगर बात करें तो 394 नंबर पर, देखो SC से ज़्यादा है मेंस का कट ऑफ, और यहाँ पर 495 है ना। EBC की बात करें तो 417 नंबर बना था और 518 नंबर पर इनका ओवरऑल सिलेक्शन हुआ। EBC फीमेल की बात करें तो 396 नंबर और 508 नंबर पर इनका सिलेक्शन हुआ था। तो हमने क्या सब देख लिया अभी तक? हमने देख लिया पेपर कितने होते हैं मेंस में, उसके बाद से मेंस का कट ऑफ कितना जाता है। ओके, आपको इतना नंबर लाना ही पड़ता। अब चलते हैं, देखते हैं कि GS में हिंदी का जो पेपर आता है वो कैसा दिखता है, उसका रूप रंग कैसा है, कैसा दिखने में कैसा होता है, गोरा काला कैसा होता है। तो ये GS का पेपर है, 65वीं BPSC का है, 2021 ईस्वी वाला, 66वीं का है, सॉरी 66वीं का, ब्लर हो रहा होगा लेकिन मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 500 शब्द में आपको निबंध लिखने होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, 500 शब्द में आपको निबंध लिखने होते हैं। क्वेश्चन जल्दी मिलते नहीं रहते हैं, इसलिए इस तरह का ये बन गया है। 500 शब्दों में आपको मिनिमम निबंध लिखने होते हैं किसी भी एक पर।
भारत की सामाजिक समस्याएं, वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता, नई शिक्षा नीति 2020, कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया, भारतीय राजनीति में जातिवाद और महिला सशक्तिकरण। अगर आपने निबंध की तैयारी की होगी या पढ़ा भी होगा, बचपन में भी निबंध लिखते हम लोग, तो इन चीज़ों पर महिला सशक्तिकरण हो गया, नई शिक्षा नीति आई थी तो ऑब्वियसली उस पर पूछना ही था। तो आपको एक निबंध लिखना है इस पर 500 नंबर का, ठीक ना, और ये 30 नंबर का निबंध है, 500 शब्दों में आपको मिनिमम लिखना है। ओके, अगला है कि ये 10 नंबर का है, एक क्वेश्चन इसमें से करना है कि सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। आपको ग्रामर का पोजीशन शुरू हो जाता है। और आपको याद रखना है कि हिंदी में आपको कितना नंबर लाना है, मात्र 30 नंबर लाना है 100 में से। इसलिए मैंने बोला कि हिंदी का पेपर आसान होता है। अशुद्ध वाक्यों के इनमें शुद्ध करना है आपको। 10 क्वेश्चन करने थे, एक एक नंबर के हैं। उसके बाद से यहाँ पर ये छोटा सा पैराग्राफ दिया था। उसके बाद से इसका क्या करना है, आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको इसका सार लिखना है ना। सारांश जो लिखते हैं ना हम लोग बचपन में, वही चीज़ है यहाँ भी, इसमें कोई अलग नहीं है। हिंदी के पेपर के बाद हम जीएस का भी पेपर दिखाएंगे आपको। किन्हीं 5 के 2 पर्यायवाची शब्द लिखें। पर्यायवाची शब्द तो जानते ही हैं, पर्यायवाची शब्द उसका लिखना है आपको, है ना। तो 2 लिखना है, इनमें से 5 का 5 नंबर आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो हिंदी का पेपर छोड़ के आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है इसमें, जैसे यहाँ पर है कि किन्हीं 5 वाक्यों के लिए एक शब्द लिखकर नहीं होता, अनेक शब्दों का एक शब्द। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहते हैं, जो दूसरों पर अत्याचार करे उसको अत्याचारी कहते हैं। इस तरह के आसान आसान ग्रामर के पोजीशन रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं। निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। अब खिचड़ी पकाना, है ना, गरे मुर्दे उखाड़ना, आसान आसान से मुहावरे रहते हैं। 5 का ही लिखना है। सर्वनाम की परिभाषा पूछा है आपसे 10 नंबर में, उसके भेदों को उदाहरण बताया। सर्वनाम कितने तरीके का होता है ना, उसके आप उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो यहाँ पर ये ग्रामर का पोजीशन हो गया। ओके, निम्नलिखित में किन्हीं 5 समासों के समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास बताइए। ये अब समास से क्वेश्चन पूछ लिया। 5 उपसर्गों के 2 शब्द बनाइए। ओके, तो ये था हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर देख ले, इसे हमें कितना लाना है, 100 में से कितना लाना है, 30 नंबर मात्र लाने हैं। ओके, अब चलते हैं, मैं जीएस का पेपर दिखाता हूँ आपको। सामान्य अध्ययन पेपर 2 कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ पढ़ते हैं। इसका अनुदेश क्या है कि उपांत के 1 अंक पूर्णांक के द्योतक हैं। खंड 1 खंड 2 में से प्रत्येक में से 3-3 प्रश्न, यानी कि खंड 1 और खंड 2 में से कितने क्वेश्चंस करने हैं, 6 क्वेश्चंस टोटल करने हैं। खंड 3 के 2 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। और यूपीएससी में कितने प्रश्नों का उत्तर देना होता है, यूपीएससी में 20 क्वेश्चंस लिखने होते हैं 3 घंटे में। यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चंस लिखने को कह रहा है, लेकिन एक अंतर है अभी सबसे बड़ा, यहाँ पर क्वेश्चंस का आकार डिफाइन नहीं है। जैसे यूपीएससी में होता है 150 शब्द, 200 शब्द, 50 शब्द, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर नहीं है ना। तो ये आपको छूट मिलती है कि आप कितना लिख सकते हैं और अपने ही शब्दों में उत्तर देना है आपको। सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपा हुआ रहता है, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे एक ही साथ, अगर आपको इंग्लिश में कोई चीज़ समझ में आ रहा है तो वो भी पढ़ सकते हैं। अब खंड 1 में देखते हैं क्या है। जीएस पेपर 2 का है, इसको ध्यान रखना। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये सब चीज़ें इस पेपर में आती हैं। तो देखो पहला क्या पूछा है, इसलिए मैंने बोला कि आप लूसेंट पढ़ के या घटना चक्र पढ़ के, लूसेंट पढ़ लो, घटना चक्र पढ़ लो, ये सब पढ़ के प्री पास कर सकते हो। मेंस पास करने की सोचना भी मत नहीं कर सकते हो, संभव ही नहीं है ना। क्योंकि 38 नंबर में आपको ये पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता। मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन करना है आपको इस चीज़ का। इसका मतलब समझे, इसने बताया कि भारत के राष्ट्रपति को तो संवैधानिक प्रमुख बना दिया गया है, लेकिन उसके पास वास्तविक शक्ति का अभाव है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा है, कि उसके पास वास्तविक शक्ति जो है उसका अभाव है ना। तो आपको इसका मूल्यांकन करना है। आपको क्या करना है इसमें बताइए मुझे, अगर किसी को पता है तो। आपको क्या इसमें सच सच बता देना कि हाँ राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं है, वहीं पर गलती कर देते हैं लोग। आपको इसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे और आपको अंत में कंक्लूजन में क्या बताना पड़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के पास भी कुछ शक्तियां होती हैं। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं किसी भी राज्य का, किसी भी देश का। ओके, तो ये चीज़ आपको अंत में बताना। आपको कंक्लूजन में ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि हाँ आप सच कह रहे हो, राष्ट्रपति के पास कोई सदस्य नहीं होते, वो घर के उस बुजुर्ग जैसा ही है। आपको इस चीज़ का खंडन करके ये बताना है आप भारत के राष्ट्रपति पद की आलोचना कभी नहीं कर सकते हैं।
आपको ये अंत में ठहरा मतलब प्रूव करके रहना है कि नहीं, संवैधानिक प्रमुख नाम की कोई चीज़ होती है। जिसके पद पर राष्ट्रपति बैठे होते हैं उनके पास कौन कौन सी राजनीतिक शक्तियाँ होती हैं, उनके पास कौन कौन सी सैन्य शक्तियाँ होती हैं, उनके पास कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ होती हैं। विधायी शक्तियाँ का मतलब क्या होता है बंधुओं, कि विधानसभा से संबंधित यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित कौन कौन सी शक्तियाँ रखते हैं वो, उनके पास कितने तरह के वीटो होते हैं। राष्ट्रपति के तर्क में, उनके शक्तियों के तर्क में आपको 38 नंबर का क्वेश्चन लिखना है। मिनिमम 4 से 5 पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। 32-33 पेज आपको मिलता है वहाँ पर, और वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय ढांचे संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर पॉलिटी की समझ होगी तो ही आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। सिर्फ लूसेंट पर की पॉलिटी अगर आप गए हैं तो वहाँ पर आप गड़बड़ा देंगे, इसको नहीं हो पाएगा आपसे। तो लक्ष्मीकांत जो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं बार बार समझ के साथ, वो ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन को समझाऊं तो भारतीय संघ ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है। इसका मतलब क्या है कि अपना जो संघ है जिसमें केंद्र है और राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, इसमें शक्तियाँ किसको ज़्यादा दी गई हैं, तो केंद्र सरकार को दी गई हैं। बस यही तो ये बोल रहा है ना कि केंद्र सरकार की जो जहाँ पर ज़्यादा शक्तियाँ हैं, जैसे 352 के क्रम में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 का आप एग्जाम्पल दोगे राष्ट्रपति शासन, या वित्तीय शक्तियाँ ज़्यादा है, या आप 7th शेड्यूल जो है 7वीं अनुसूची जिसमें बात की गई है केंद्र राज्य सूची और समवर्ती सूची का, उसमें आप बताओगे केंद्रीय सूची में ज़्यादा प्रावधान किया गया है ना। तो ये आपको व्याख्या करना पड़ेगा 38 नंबर पर। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पर। भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब यहाँ पर आपको बिहार के संदर्भ में विवेचना करना है। बिहार के पॉलिटी और बिहार की प्रगति का आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे इसने बताया है कि गोवा और महाराष्ट्र, उसके बाद से कर्नाटक जैसे राज्य बहुत ही ज़्यादा प्रगतिशील हैं, लेकिन बिहार और झारखंड और उड़ीसा ये सब राज्य अभी भी पिछड़े हुए हैं। क्यों, और इसके कारण और प्रभाव क्या क्या रहे हैं। अगला है कि भारत के संसदीय राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। आपको इनमें से 2-2 क्वेश्चंस करने थे, बताया 3-3 क्वेश्चन करने थे, 6 क्वेश्चंस, और आखिरी वाले से 2 क्वेश्चन करना था, पहला सेक्शन और दूसरे सेक्शन से। बिहार सरकार के 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण, आगे आर्थिक सर्वेक्षण से आपको बताना है। यहाँ पर 38 नंबर के सारे क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद है कि बिहार में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक विषमता के मुख्य कारण क्या है। बिहार में इतना ज़्यादा इकोनॉमिक रूप से इंक्लूजन क्यों नहीं हो पाए। इंक्लूजन का मतलब होता है कि एक तरह से अभी भी सामाजिक विषमता क्यों बनी हुई है। किसी की आय लाख रुपए पर महीना है और किसी 20 आदमी के मिलाकर भी लाख रुपए नहीं हो पाता पर महीना, है ना। तो इसकी बात कर रहा है आपसे। अगला है कि जनांकी लाभांश से आप क्या समझते हैं। जनांकी लाभांश क्या होता है भाई, 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष की जो आयु होती है इसी को जनांकी लाभांश कहा जाता है। मूल रूप से होता है कि आपकी जनसंख्या में युवा जनसंख्या कितनी है, इसको कार्यकारी कहते हैं। 15 से 64 को क्या कहते हैं, कार्यकारी जनसंख्या कहते हैं। और मूल तौर पर युवा जनसंख्या जो तो उसको जनांकी लाभांश कहा जाता है। UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार, अब देखो पूछ लिया ना, भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे। तो आपके पास कितना भी जनांकी लाभांश रहेगा, अगर आप उसको नौकरी नहीं दोगे या उसके लिए आप मौका नहीं उत्पन्न करोगे देश में, इकोनॉमिक रूप से उनके लिए जॉब नहीं क्रिएट करोगे, तो जनांकी लाभांश किसी काम का नहीं होगा। मैं आपको क्वेश्चंस का एक आइडिया देके फिर आगे बढ़ूँगा। ओके, तो ये था हमारा GS पेपर 2 का क्वेश्चंस मैंने दिखा दिया आपको। GS 1 उसके बाद से हिंदी का भी पेपर दिखा दिया मैंने आपको। एक आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ किस स्तर की तैयारी करनी है। GS पेपर 2 क्वेश्चंस देख के क्या लगा आपको कि लूसेंट और घटनाचक्र पढ़ के क्या आप पास हो सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, संभव ही नहीं। जो बोल रहा होगा उसको बोलना तुम झूठ बोल रहे हो। अब चलते हैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चंस किसके हैं तो आप लोग जानते होंगे, BPSC एस्पिरेंट करके चैनल है एक, है ना। तो मेरी बहन ही है वो, तो उसका चैनल है। तो वो 3 बार उसने मेंस दिया है BPSC का, 3 बार इंटरव्यू भी दिया है। इस बार भी उसका 66वीं में इंटरव्यू था, तो उससे ही मैंने लेके किया है, क्योंकि मेरे पास तो UPSC के सारे रिटर्न वाले आंसर हैं। UPSC आंसर प्रैक्टिस करता हूँ मैं, BPSC के नहीं थे। ओके, तो इसलिए मैं आपको इससे दिखा देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन कैसे लिखते हैं उस पर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आज के वीडियो का है ये। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्व का आकलन कीजिए। किस किस का, अब कीवर्ड पकड़ते हैं इसमें। कीवर्ड पकड़ने का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ों पर बात की गई है। स्थानीय शासन,
जो लोकल बॉडीज़ होते हैं उनकी बात कर रहा, पंचायत की बात कर रहा, नगर पालिका की बात कर रहा, कि एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्व का आकलन करना है। पंचायत का क्या महत्व है इसका हमें आकलन करना है। कीवर्ड सारे पकड़ लिए हमने। महत्व, पंचायत प्रणाली, स्थानीय शासन। स्थानीय शासन में भी पंचायती प्रणाली का महत्व का आपको आकलन करना है। और अगला कीवर्ड ग्रामीण विकास, विलेज डेवलपमेंट के वित्तीयन यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है। कीवर्ड्स पकड़ना क्वेश्चंस के। वित्तीयन के लिए पंचायतों के पास कौन कौन से स्रोत हैं, मतलब पंचायतों को आर्थिक रूप से सबल बनाना है हमें, तो उसके पास कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, ये चीज़ आपसे पूछा है। अब आपके 38 नंबर में ये क्वेश्चन लिखना है, ये भी ध्यान रखना। तो चूंकि यूपीएससी तो है नहीं कि डायरेक्ट सटीक आ जाएंगे, पंचायतों के वित्तीय स्थिति को सुधारने के ये पॉइंट्स हैं। ओके, सबसे पहली बात, पैराग्राफ में अगर आप लोग आंसर लिखते हो तो उसको छोड़ देना, मत लिखना। आज के बाद, अभी के बाद से ही पैराग्राफ में आंसर लिखना छोड़ देना। कैसे लिखना है? पॉइंट्स वाइज, पॉइंट्स बना के, ऐसे पॉइंट्स बनाओ, 1 2 3 ऐसे लिखना है। ओके, या पैराग्राफ कहीं पर लिखना भी है तो बस 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद लिखेंगे कि निम्नलिखित पॉइंट्स हैं, या फिर हम क्या बोलेंगे, ऐसा गोला बनाएंगे, बोलेंगे कि स्रोत निम्नलिखित हैं। स्रोत लिया, यहाँ पर एक स्रोत, दूसरा स्रोत, तीसरा स्रोत, चौथा स्रोत, पांचवा स्रोत, छठा स्रोत, स्रोत लिख देंगे। अब उसको पॉइंट्स वाइज एक्सप्लेन कर देंगे। पहला पॉइंट कि इसके बारे में, दूसरा पॉइंट इसके बारे में, तीसरा पॉइंट इसके बारे में। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझने की कोशिश करना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर में है, इसलिए आपको खूब सारा लिखना होता है। बहुत ही अच्छा लिखा है इसने। क्या लिखा है कि जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा तब लोकमत ऐसे अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती है। महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी पंचायती राज के बहुत बड़े समर्थक थे। तो कुछ ऐसे कोटेशन जो पंचायती राज के समर्थक हो आपको ज़रूर लिखने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 38 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी देखना, इसको मत अंडरमाइन करना, यूपीएससी नहीं है ये। ओके, पंचायती राज संस्थान में भारत में ग्रामीण स्थानीय सुशासन की एक प्रणाली है। ये डेफिनेशन दिया है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने हेतु 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। आपको पता होना चाहिए 73rd संशोधन से क्या हुआ था, पंचायती राज की बात की गई थी, और 73वां 74वां आता है, उसके बाद क्या है, स्थिति प्रदान की गई। और संविधान स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक थी। इसका उद्देश्य पंचायत के अधिकार प्रदान करना और उन्हें सशक्त बनाना था। इस क्वेश्चंस में कहीं पर अगर मुझे सुधार करना होगा तो मैं वहाँ पर क्या लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ पर क्या लिखता कि स्वतंत्रता के बाद से ही लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसमें बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, और इसके बाद मैं क्या लिख देता कि यहाँ पर इसी में मैं लिखता कि सिंघवी समिति की अनुशंसा के आधार पर 73वां 74वां संशोधन के द्वारा इसका संविधान में प्रवेश करवाया गया। अगर मैं ये पॉइंट्स लिख दूंगा तो यहाँ पर क्या पता चलेगा उसको कि इसको पंचायत के बारे में पता है, कैसे संगठन इसका गठन हुआ भारत में ये भी पता है, कौन सी समिति थी ये भी पता है। ओके, मतलब कि एक लाइन में आप कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पर भर सकते हैं, है ना। अगला है कि स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार करने के लिए हुआ था, और इसका उद्देश्य पंचायतों को अधिकार प्रदान करना, उनको सशक्त बनाना था। अब ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान यहाँ पर इसने छोटे से में लिख दिया। अब आप इसको पैराग्राफ में लिखते, पैराग्राफ में पढ़ने वाले, चेक करने वाले को भी तो पैसा कमाना है पर कॉपी के हिसाब से, तो दिक्कत होती है उसको। इसलिए यहाँ पर ये देखिए कि संवैधानिक प्रावधान क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट इसने गोला बनाया और सीधा सीधा लिख दिया है। संविधान के भाग 9 में पंचायतों के नाम से शीर्षक है, अनुच्छेद 243 से 243 9 तक है, 11वीं अनुसूची में है, कुल विषय 29 हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और 21 साल के उम्र में पंचायतों के लिए आप चुनाव लड़ सकते हैं। पंचायती राज के महत्व लिखे हैं, उसके बाद इसने पंचायती राज का महत्व पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था ना, ऊपर देखा हमने कि शासकीय शक्ति और कार्यों का विकेंद्रीकरण संभव। यह व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकारों को स्थानीय समस्याओं के भार से मुक्त कराती है। शासन का दायित्व स्थानीय लोगों के पास होने से समस्या का निराकरण उचित व त्वरित रूप से हो सकता है। आप इससे अच्छा भी लिख सकते हो, है ना। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा आंसर है, आप इससे भी अच्छा आंसर लिख सकते हो सकता है कि आप लिखते भी हो, है ना। मैं बस एक आइडिया उन लोगों के लिए दे रहा था जिन्हें आइडिया वाकई नहीं है कि मेंस का आंसर लिखते कैसे हैं, कलम ही नहीं चलता है कुछ लोगों का आंसर राइटिंग में। अगला है कि आम जन की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता व रुचि उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है कि आम जनता जो है वो लोकतंत्र से खुद को जोड़ना चाहती है।
अगला है ग्राम व देश के लिए भावी नेतृत्व को सुदृढ़ करने में सहायता होती है। उसके बाद है नागरिकों को उनके राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग की शिक्षा प्रदान की जाती है। मतलब यहाँ तक ये क्या था, ये था पंचायतों के क्या मतलब फ़ायदे हैं वो गिनाए हैं। अब क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, लास्ट वाला पार्ट, कि पंचायतों के वित्तीयन के स्रोत, आपको सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर करना है। ओके, यहाँ पर ज़रूर फोकस करना। अब वित्त के अलग अलग स्रोत लिखे हैं, कितने सारे स्रोत लिखे हैं देखो। सशक्त करने के भी उपाय लिखे हैं, पहले सारे स्रोत लिख दिए हैं। उसके बाद पंचायतों को वित्तीय स्तर पर सशक्त करने के और भी उपाय लिखे हैं, यहाँ पर गोला बना के। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाता है, इससे अट्रैक्टिव हो जाता है। तो 4-4.5 पेज का ये क्वेश्चंस जाके कंप्लीट होता है और अंत में फिर यहाँ पर कंक्लूजन देना मत भूलना, कंक्लूजन जरूर देना। क्या होता है कि पंचायतों को सतत प्रयत्नशील बनाने के लिए स्वतंत्र संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। साथ ही पंचायतों को एक उद्यमी संस्था के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर विकासात्मक कार्यों से धन उगाही करने का अधिकार प्रदान किए जाएं। समझ रहे हो ना, पंचायतों को खुद से अपने लिए कदम उठाने पड़ेंगे। पंचायतों के पास सामान्य तौर पर वित्त का ही अभाव होता है। तो ये एक पहला क्वेश्चन दिखाया मैंने आपको, GS 2 का पेपर में ये पूछा जा सकता है, आपसे पूछा गया भी है एक बार, पंचायतों से संबंधित क्वेश्चन, तो उसके लिए दिखाया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर से हम, उसमें आपको हिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। ओके, ये देख लिया क्वेश्चन हमने। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। सुशासन से आप क्या समझते हैं, बिहार में इसके कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाते हैं तो समझना आपकी किस्मत अच्छी है, बोनस मिल रहा है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस इजी होते हैं, हर कोई प्रैक्टिस करके जाता है। तो सुशासन का सबसे पहले इसने परिभाषा दिया है कि सुशासन क्या होता है, कैसे काम करती है। योजना आयोग ने सुशासन के बारे में क्या बोला है। जब भी किसी आंसर को आप लिखते हो तो कोई भी ऐसा बॉडी जिस पर जो ट्रस्टेड हो, जो विश्वसनीय हो, जैसे योजना आयोग हो गया, UN हो गया, है ना, कोई मंत्रालय का रिपोर्ट है, कोई समिति की बात कर देंगे, जैसे ऊपर मैंने बात की थी ना बलवंत राय मेहता समिति और सिंघवी समिति की, उसी तरह से इस तरह की चीज़ें जब आप लिखते हो तो इस आंसर इसको कोई काट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि योजना आयोग के अनुसार है, ये मैंने नहीं बोला है। उसके बाद से इसने सुशासन के बारे में बताया कि क्या होता है। सुशासन के 8 सिद्धांत जो संयुक्त राष्ट्र ने दिए हैं उसकी यहाँ पर बात कर। अब UN ने जो सुशासन के गुड गवर्नेंस के दिए हैं 8 सिद्धांत, वो 8 सिद्धांत को भी इसने लिख दिया है। अब कोई इस आंसर को काट ही नहीं सकता क्या है क्या नहीं। बिहार में सुशासन के कार्यान्वयन की स्थिति जो है उसको ऐसे ही लिखना, सूचना का अधिकार, ई-गवर्नेंस संबंधी पहले, कारोबारी सुगमता, विकेंद्रीकरण, पुलिस सुधार, सुशासन सूचकांक, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, इतना लिख देंगे अगर हम, तो ये सुशासन के बिहार का मुख्य मुद्दा हो गया। अब इसको हम एलेबोरेट कर सकते हैं, इसको हम चाहें तो जितना चाहें खींच सकते हैं। सूचना का अधिकार, अब पहला क्या था यहाँ पर, सूचना का अधिकार था ना, सूचना का अधिकार के बारे में ये लिख दिया। उसके बाद ई-गवर्नेंस संबंधी पहले लिखेंगे, है ना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि आकांक्षी जिला, विकेंद्रीकरण, पुलिस सुधार, ये सब कुछ लिख देंगे। ई-गवर्नेंस संबंधी पहले हैं, कारोबारी सुगमता, विकेंद्रीकरण, उसके बाद आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या था कि जो देश के कुछ पिछड़े हुए जिले हैं उनको विशेष रूप से प्रोत्साहन देना, नीति आयोग का एक कार्यक्रम था। ओके, तो ये यहाँ पर यार आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में लिख दिया, एलोबरेट कर दिया उस पॉइंट को। फिर सुशासन सूचकांक के बारे में लिखा है और यहाँ पर ये कंक्लूजन। अतः स्पष्ट है कि बिहार सरकार द्वारा सुशासन हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आपको पता भी हो कि बिहार सरकार प्रयास नहीं कर रही है तो भी बोलना है कि बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। बिल्कुल बिहार तो स्वर्णिम हो जाएगा कुछ दिनों में, बोलना ही है। कभी भी क्वेश्चन लिखते समय ना तो किसी नेता का नाम लिखना, ऐसा नहीं कि मोदी जी ने बोला है, नीतीश कुमार जी ने बोला है, तेजस्वी जी ने बोला है, कुछ भी नहीं। ना तो किसी सरकार का समर्थन करना, ना किसी पार्टी का, किसी का भी नहीं। आलोचना तो सरकार को बिल्कुल भी मत करना। पूछे तो पक्ष विपक्ष में पॉइंट्स जरूर लिख देना। अगर मन में भी हो कि नहीं नीतीश कुमार अच्छा नहीं कर रहे, या लालू जी अच्छा कर रहे थे, या कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही, बीजेपी, किसी भी पार्टी का मन में हो विचारधारा, उसको मन में ही रखना, बाहर मत लाना। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार की कला एवं चित्रकला पर निबंध लिखिए। अब ये पेपर 1 का आ गया, GS 1 का, है ना। अब कला के बारे में रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या बोला है, कला में कलाकार स्वयं को उजागर करता है, कलाकृति को नहीं। समझ रहे हो ना। तो अब इसके बारे में इसने लिखा है, बिहार में पूछा है, तो बिहार में कौन कौन सा रहा है। पाल कला रही है, पाल वंश का जब शासन रहा है, तो सेन वंश का शासन रहा तो थोड़ा बहुत सेन का भी कला कहीं कहीं पर दिखता है हमें। पाल वंश, फिर मधुबनी पेंटिंग लिखा है इसने, सुजनी कढ़ाई लिखा है, मंजूषा कला, पाल कला, मौर्य कला, हड़प्पा कला, है ना, पटना कलम चित्रकारी, उस सब के बारे में लिखा है। फिर यहाँ पर बिहार में कला के और भी चीज़ें लिखी हैं। ओके, फिर यहाँ पर मौर्य कला, सिंधु घाटी कला, सबको एलोबरेट करना है। पहले पॉइंट्स बना दो गोला घेर के, उसका बाद एलोबरेट कर दो। यहाँ पर इसने बहुत ही अच्छा ये चीज़ लिखा है कि ये भारत का मैप बना के दिखा दिया कि कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ दिल्ली अशोक का मिला है। समझ रहे हो ना। तो इस चीज़ के लिए आपको पूरा कंप्लीट
स्टडी करना पड़ेगा। जब तक कंप्लीट स्टडी नहीं करोगे ना, नहीं हो पाएगा। अगले पर चलते हैं। पाल कला के बारे में फिर इसने लिखा है और यही चीज़ है, मधुबनी कला, मंजूषा कला। 38 नंबर के क्वेश्चन है, आपको खूब सारा लिखना पड़ता है, खूब सारा लिखना पड़ता है। बिहार में जनजातीय आंदोलन की समीक्षा करना। जनजातीय आंदोलन जो होते हैं इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जातिगत जो आंदोलन हुए थे उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रिटिश शासन, अब जातीय आंदोलन की समीक्षा करना। जनजातीय आंदोलन क्या है, भी जनजातियों को थोड़ा सा इंट्रो देंगे हम पहले। दो क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं एक पार्ट में बताता हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन को लिखना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रो देंगे हम उसका। बिहार की बात करो बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। इंट्रो देने के बाद उसका मुख्य बॉडी आता है, जिसमें जो क्वेश्चन में मेन चीज़ पूछा है ना उसको लिखना है हमें, है ना। पॉइंट टू पॉइंट डिक्लेयर करके जितना सरल लिख सकते हैं हम। उसके बाद फिर अंत में क्या आता है, कंक्लूजन आता है। इसी को पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हो ना। इंट्रो आप छोटा सा पैरा में दे सकते हैं, बॉडी कभी भी पैरा मत लिखना, पॉइंट्स बना के लिखना। कंक्लूजन को आप छोटा सा पैरा में लिख सकते हैं। समझ रहे हो ना। अब जनजातीय आंदोलन के पहले इंट्रोडक्शन दे दिए, जनजातीय आंदोलन के कारण क्या है वो दे दिए। अब फिर परिणाम भी हो सकता है जनजातीय आंदोलन का विवरण अगर लिखित है। बिहार में जनजातीय आंदोलन कौन कौन से हुए हैं, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ओके। फिर उलगुलान भी था, उलगुलान यही मुंडा विद्रोह का था, बिरसा मुंडा जी का। दमन कोह का इलाका जो अभी का झारखंड है, कभी वो दक्षिणी बिहार कहलाता था, साउथ बिहार वो कहलाता था। और अभी का जो बिहार है ना वो कंप्लीट बिहार को उत्तर बिहार कहा जाता था। तो साउथ बिहार के इलाकों में ही मुख्य रूप से जनजातीय रहते हैं। वहीं पर मुख्य रूप से छोटा नागपुर का, दमन के कोह का, जो राजमहल पहाड़ी का इलाका है, इन सब इलाकों में जनजातीय विद्रोह होते रहे हैं। तो अब किसके बारे में देखो, अब 3 विद्रोह की चर्चा की है हमने, कोल, मुंडा और संथाल। अब इन तीनों के बारे में हम लिख देंगे, तीनों के बारे में लिख देंगे। अब क्रिएटिविटी आपकी अपनी होगी। संथाल विद्रोह आ गया, कोल विद्रोह ऊपर ही हो गया था, और फिर मुंडा विद्रोह आ गया। जब ये लिख देंगे तब अंत में हम थोड़ा सा कंक्लूजन दे देंगे और ख़त्म हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो 3-4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए, ओके। इसका PDF चाहिए हो तो चैनल पर मिल जाएगा, आपको ले लेना, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ओके। और फिर मैंने सबसे पहले आपको सिलेबस बता दिया, क्वेश्चंस भी दिखा दिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। इस तरह की चीज़ें और भी आगे चाहिए होगा तो मैं बना दूँगा, ओके। चलो, थैंक यू सो मच।